अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ पीएसएल सीजन 9 स्पेशल। और जनाब मुकाबलों पे मुकाबले हो रहे हैं, मगर उन सारे मुकाबलों में क्या हो रहा है जी, इधर ड्रॉप कैच उधर ड्रॉप कैच। फील्डिंग पे तो आज बहुत ज़्यादा हमने बात करनी है, मगर यस क्लोज इनकाउंटर्स होना शुरू हो गए हैं पीएसएल में। और वो क्लोज इनकाउंटर्स हमें जो परसों से दिखना शुरू हुए वो कल भी अपनी कंटिन्यूटी में रहे। और किस तरह मुकाबला हुआ मुल्तान में, जिस तरह मैच खेला गया, मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर आमने सामने हुए। काफ़ी इधर से उधर वो मैच होता रहा, मगर मोहम्मद रिजवान विद द स्टेबिलिटी एंड विद हिज परफॉर्मेंसेस। बट कोई ये ना भूले कि इफ्तिखार, दिस इज व्हाट बॉय ओ बॉय इफ्तिखार इज। ही इज अ हिटर, ही कैन हिट व्हेन ही वांट्स टू हिट, बट दिस इज द प्लेस वेयर ही नीड्स टू बैट। हम कभी चौथे नंबर पे भेज देते हैं, कभी एक्यूमुलेट करने के लिए भेज देते हैं। दिस इज वेयर ही नीड्स टू प्ले एंड दिस इज वेयर ही नीड्स टू डिलीवर। क्योंकि कल हमने फिर से एक दफ़ा देखा इफ्तिमीनिया एंड इफ्तिखार वाज इन अ मूड। और जिस तरह इफ्तिखार ने कहा बस एक ओवर पहले ख़त्म करते हैं कहानी, एंड यस हम जो है जीत के जाएंगे, बिकॉज मुल्तान इज़ आर फोर्ट्रेस और उस फोर्ट्रेस को हम मार्क करके रहेंगे और नहीं कॉन्कर करने देंगे। इसी तरह मुल्तान ने जो है वो फिर से जीत हासिल की। इट इज़ 3 आउट ऑफ 3 फॉर मुल्तान सुल्तान। बात करेंगे कल जो दूसरा मैच खेला गया था उसके हवाले से, साथ ही साथ आज जो मुकाबला होगा उसके हवाले से भी होगी हमारी डिस्कशन। मैं हूँ सवेरा पाशा, मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसे बात हुई है कल के मैच की, जब हम मुल्तान सुल्तान्स की बात करते हैं, यहाँ पर ख़ासी बहस होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ओपनिंग पेयर को तब्दील करना है। वो खिलाड़ी जो उस हवाले से या उन नंबरों पर खेलने के हवाले से महारत रखते हैं और उनकी बात की जाती है कि ये मुतबादल साबित हो सकते हैं, बदकिस्मती से अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। लेकिन जिनको हटाना है उनकी कारकर्दगी में तसलसल ऐसा है कि वहाँ पर रुकने का वो नाम ही नहीं ले रहे हैं। जहाँ तक फील्डिंग का ताल्लुक़ है, कैचेस ऐसे ड्रॉप हो रहे हैं कि जैसे आपको आंधी है और आपके शॉपिंग बैग उड़ते ही चले जा रहे हैं, कुछ आपके हाथ नहीं आ रहा है। दुनिया में बात होती है कि कैचेस कैसे पकड़े जाते हैं, हम यहाँ बात करेंगे कि कैचेस कैसे छोड़े जाते हैं। बिल्कुल जी, यही है। ऐसा लग रहा था कि दोनों टीम्स का मुकाबला हो रहा है कि कौन ज़्यादा कैच ड्रॉप करेगा। शायद इनको ये पता था कि उस पे जीत हासिल होगी, ज़्यादा कैच ड्रॉप करने वाली टीम को जीत मिलेगी। बिकॉज एक टीम 4 कैचेस ड्रॉप करती है तो दूसरी टीम 2 कैचेस ड्रॉप करती है। और ऐसे वो कैचेस ड्रॉप होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट उन बैटर्स के होते हैं जो फिर आगे जाके रन्स बनाते हैं। सो बात करेंगे इस फील्डिंग स्टैंडर्ड के हवाले से भी कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विद दीज बॉयज़, और ये क्यों नहीं कैचेस पकड़ पा रहे हैं, ऐसा क्या मसला हो गया है। सो फिर हम वेलकम करेंगे, खुश आमदीद करेंगे जोर का जोड़ के हमारे पसंदीदा मेंबर मुश्ताक अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सो बिफोर वी मूव एनी फर्दर, और कोई ब्रेक हमारी डिस्कशन में ना आए इस वजह से जो दूसरा मेंबर जोर का जोड़ की फैमिली के हैं वो यहाँ हमारे साथ यहीं हमारी टेबल पे बैठे रहते हैं। स्पार्क्स, यस गौर से ऐसे देखा, हाफिज ने ऐसे देखा कि वाकई कोई बच्चा बैठा हुआ है, बट यस स्पार्क्स जो है वो हमारी जोर का जोड़ की फैमिली के एक और रेगुलर मेंबर। और जब हम स्पार्क्स की बात करते हैं तो यस इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जो हमारी जोर का जोड़ की फैमिली अक्रॉस द स्क्रीन बैठी है उनको, क्योंकि आप लोगों को मिलते हैं इनके तवज्जुद से गिफ्ट्स। सो स्पार्क्स आपको स्मार्टफोन्स दे रहा है, स्मार्टफोन्स की भरमार है यहाँ जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म पे। कल आपसे पूछा गया था एक सवाल, और उस सवाल के जवाब का कौन है लकी विनर वो भी आपको हम बताएंगे कि आज का लकी विनर कौन है। सबसे पहले कल जो आपसे सवाल पूछा गया था वो सवाल था कि पीएसएल में सबसे पहली हैट्रिक का एजाज़ किस खिलाड़ी के पास है। तो इसका सही जवाब मुशी भाई आपसे पूछना चाहूँगी पहले मैं, सही जवाब किसका? कि पीएसएल की हिस्ट्री में पहली हैट्रिक किस बॉलर ने की थी? मोहम्मद आमिर। वेरी गुड भाई, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा स्पार्क्स का नियो 6 मोबाइल, मगर जो हमारे लकी विनर है उनको ज़रूर मिलेगा। सो हमारे आज के लकी विनर हैं जो उसामा, हाँ आज के मैं कह रही थी लकी विनर मोहम्मद आमिर है, नहीं मोहम्मद आमिर तो सही जवाब है, बट लकी विनर है उसामा जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। सो उसामा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड यू हैव वन द नियो 6 ऑफ स्पार्क्स। स्पार्क्स का नियो 6 स्मार्टफोन आपको मिला है, एंड शाइन विद स्पार्क्स। आज का सवाल
जल्दी से गौर से सुने और फौरन जवाब देने की कोशिश करें आप लोग, क्योंकि आज का सवाल है पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा रन्स का ताक़ुब करने में कौन सी टीम कामयाब रही है। पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा रन्स का ताक़ुब करने में कौन सी टीम कामयाब रही है। जल्दी से अपना फोन उठाइए और मैसेज कीजिए इस नंबर पर 034665036661। मैं नंबर फिर से दोहरा देती हूँ, इस पे आपने मैसेज करके सही जवाब देना है 034665036661 और फिर लकी विनर को मिलेगा स्पार्क्स का Neo 6 स्मार्टफोन। शाइन विद स्पार्क्स एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू जो कि यहाँ compete कर रहे होंगे इस सवाल के लिए। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, हाफिज, जिस तरह हम बात कर रहे थे, मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, एक ज़्यादा देर खड़े रहने की परफॉर्मेंस की, ज़्यादा देर वो रहे, तेज़ भी खेले, जो कि हम बार बार स्ट्राइक रेट की बड़ी बात करते हैं। मगर कल इफ्तिखार अहमद, बहुत दिनों बाद वो एक झलक फिर से, वो इफ्ती मीनिया की झलक हमें दिखाई दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझसे दोबारा आप सवाल करें कि कौन सा पहला बॉलर था जो पीएसएल का जिसने हैट्रिक ली। पीएसएल का कौन सा बॉलर था जिसने सबसे पहली हैट्रिक की। और अब आपने देखना है कि मैं किसकी एक्टिंग करता हूँ। अच्छा, तेज अंधेरी, अंधेरियां जब तेज चल रही हों, अल्फाफे आपके शॉपर बैग उड़ रहे हों और वो पकड़े न जाएं, उसके ऊपर बात करते हैं। हाफिज, ये या खत्म होगा ना जब जोर का जोर, तो आपको ऑस्कर मिलेगा। और मैं ये कहने लगा हूँ, ये क्रिकेट के ऊपर आने से पहले जितने भी आपकी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज के और ड्रामे के जितने भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स देख रहे हैं, डोंट ड्रॉप हाफिज इमरान because you are going to miss one of the biggest actor in Pakistan history. ओए, क्या बात है मुशी भाई, जबरदस्त। मुशी भाई बहुत फिरमानी। आप पूरे शो में आपको मैंने बिठा दिया। आप इनको ड्रामा करा के छोड़ेंगे कोई। क्योंकि 2-3 दफा मैं 2-3 दिन से नोट कर रहा हूँ, क्योंकि एंड लफ्जों से नहीं करते, चेहरों से कर रहे हैं एंड। थैंक यू मुशी भाई। अच्छा, कमिंग बैक टू रिजवान एंड क्रिकेट नाउ ऑन सीरियस नोट। नहीं, इफ्तिखार से शुरू करना चाह रहे हैं। इफ्तिखार कल हर्ट था, ही वाज हर्ट समहाउ द अदर। ये एक बात बता दूं, शाहीन और जो उनकी कम्युनिकेशन हो रही थी उस पे हर्ट नहीं था वो व्हेन ही केम आउट फॉर बैट, आई थिंक ही वाज एंग्री। यू कैन टेल, आई मीन मुझे इसका एविडेंस कोई नहीं है, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन और असेसमेंट से देख रहा हूँ जितना इफ्तिखार को जानता हूँ। व्हेन ही केम टू द क्रीज, नॉर्मली ही टेक्स 2 to 3 balls टू अंडरस्टैंड सिचुएशन एंड पिच, ये उसकी स्ट्रेंथ है। पहला बॉल खेला उसने, लेंथ बॉल था, उसने फ्लिक मार के चौका मारा फाइनल के ऊपर। ऑल्दो ज़मान का बॉल वो अच्छा नहीं बॉल नहीं था, मगर उसके बावजूद ही वाज लुकिंग वेरी पॉजिटिव। सो इफ्तिखार को ये बात कई दफ़ा, जब आप गुस्से में तो वो खेला है, मगर अगर वो ये याद रखे कि उसका प्रोसेस, उसकी स्ट्रेंथ पाकिस्तान टीम में ये है, तो आई थिंक आउट ऑफ 5 games ही विल विन 3 out of 5। बिल्कुल, दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। एंड नहीं, स्पॉट ऑन ऑब्जर्वेशन, बिकॉज जो आप ये बात कह रहे हैं वो मैंने भी ऑब्जर्व की, जिस तरह वो आए, जिस तरह उन्होंने खेला, और जब उन्होंने मैच एंड किया, एंड करने के बाद खुशी से ज़्यादा देयर वाज दिस एग्रेशन दैट ही शोड, एंड ही, मतलब ऐसा लगा जैसे निकलते हुए ही वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट कि नहीं, मतलब होता है ना कि आप निकल रहे होते हैं तो कोई कहता है यार कर लेना जो तुम करने के लिए मशहूर हो, आउट ना होकर आ जाना, तो जो आपका रिएक्शन आता है, इट वाज एक्चुअली दैट काइंड ऑफ अ रिएक्शन। आई थिंक बिल्कुल एग्जैक्टली जो हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं सिचुएशन को, वो सिचुएशन ऐसी ही थी कि मुझे ये लगता है कि आई थिंक सम टाइम जब डेविड विली को आपने ऊपर भेजा ना, मुझे लगता है कि इफ्तिखार मे बी डिडंट लाइक दैट। ये मेरा, आई कैन बी रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट सम टाइम जब आप पाकिस्तान से खेलते हो, पीएसएल में खेलते हो, सो यू लुकिंग टू द गेट अपॉर्चुनिटी कि अगर यहाँ पे पावर हिटिंग की ज़रूरत है, पर वो क्योंकि वो पावर हिटिंग मेरा ख्याल वो लेफ्ट आर्म स्पिनर लेंडल, उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने लेफ्ट हैंडर को भेजा था।
बट समहाउ द अदर इफ्तिखार मे बी डिडंट लाइक दैट, और इसलिए नहीं उसने लाइक किया क्योंकि डेविड विली से बॉल हिट ही नहीं हो रहा था। मैं वो रिजवान को अंडर प्रेशर कर रहे थे, रिजवान को अंडर प्रेशर इसलिए कर रहे थे कि रिजवान मार रहा था, उससे लग नहीं रही थी, वो 3-3 डॉट बॉल खेल रहा था। अब एक पिंच हिटर जब आपके 20 बॉलों पे 21-23 रन करता है ना, तो फिर आपके जो पीछे बैठे होते हैं ना, बात खुशदिल हो गया, इफ्तिखार हो गया, देन दे गो एंड थिंक अबाउट इट, अभी फिर आएगी 15 की एवरेज, फिर हमें मारना पड़ेगा, फिर हम आउट हो जाएंगे, फिर हम क्रिटिसाइज होएंगे। सो आई थिंक ये सारी एलिमेंट उसके दिमाग में जा रहा था, घूम रहा था। जब वो आया है तो उस वक्त भी मेरा ख्याल आई थिंक 10+ की एवरेज चाहिए थी, 4 ओवर में 40-39 चाहिए था, मुझे याद है। पहले बॉल से जो आके खेला है ना, वो उस गुस्से का इजहार था कि व्हाई यू आर नॉट ट्रस्टिंग मी, व्हाई नॉट। इफ्तिखार को गुस्से में रखें, इसका मतलब मैं अभी उसको देखा है, इफ्तिखार को ना गुस्से में ही रखें। जब पाकिस्तान के लिए खेलने जा रहा हो तो कुछ थोड़ा सा कह दें, गुस्से में जाके खेलो भाई। अगर जिस तरह कल खेले हैं, जिस तरह 5 बॉलों पे कल इफ्तिखार ने 24 रन जिस तरह बनाए हैं, छक्का चौका, मतलब इट वाज अ फीस्ट टू वॉच। आई थिंक यही उसकी स्टेटमेंट है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और यही मैंने पहले कहा है कि सम टाइम इफ ही लुक बैक, उसको गुस्सा आया होगा। बड़ा हम्बल आदमी, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही इज अ वेरी ग्रेट एटीट्यूड, गुड टीम मैन। अब और बड़ा फनी, इज गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर आल्सो। तो मगर जब अब ये अपना कई दफा होता है ना, बंदे को अपनी पहचान और अपनी स्ट्रेंथ का लेट पता चलता है। अब वो जब कमरे में जाके ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर मेरी बारी इस दफा आई और इसी सिचुएशन में आई, आई शुड हैव द सेम एटीट्यूड जो एटीट्यूड लेके मैं ग्राउंड में उतरा था। आई थिंक ये ही कैन बी, दैट कैन बी हिज स्ट्रेंथ आल्सो। मुश्ताक साहब, जैसे अभी इफ्तिखार की बैटिंग की बात हुई है, आप समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग के ख़िलाफ़ अगर इस PSL में कोई भी इस अंदाज में खेलता है, तीनों मैचेस वो हार चुके हैं, उसका एतमाद ज़्यादा बेहतर होगा दीगर टीमों के ख़िलाफ़ रन्स करने की निस्बत, क्योंकि यहाँ पर शाहीन हैं, यहाँ पर हारिस हैं, यहाँ पर जमान है, तो एक टॉप क्लास बॉलिंग है। देखिए, किसी भी बड़े बॉलर के खिलाफ आप जब रन्स करते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा चले जाता है। किसी भी अच्छे बैट्समैन को आप आउट करते हो, आपका बॉलर एज ए बॉलर कॉन्फिडेंस लेवल हाई चल जाता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं आप साहब कि इन तीनों के खिलाफ, जमान के खिलाफ, हारिस के खिलाफ, आप शहीन के खिलाफ जब आप परफॉर्मेंस करते हो और इस तरह की हिटिंग करते हो, तो आई थिंक जो आज़म खान की मैं बात दूँ, 3-4 साल पहले जब वो कोटा ग्लेडिएटर से खेल रहा था, उसने मोहम्मद आमिर को एक्स्ट्रा कवर पे एक ऑन दी आप छक्का मारा था, और वसीम भाई जैसे बंदे ने उनकी बड़ी तारीफ़ की थी, कहते ये शॉट मारना आसान काम नहीं होता। जब या आप मोहम्मद आमिर को मार सकते हैं, तो फिर आपको कोई भी बॉलर जो कोई भी आपके सामने आता है, तो आप फिर यू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ कि यू कैन प्ले एनी बॉलर इन द वर्ल्ड, बिकॉज इफ़ आई कैन हिट आमिर, इफ़ आई कैन हिट शहीन शाह, हारिस, then I can able to play anywhere or I can hit anywhere, anyone. So I think it's a very very important to say that. और ये इफ्तिखार को, as you said, ये उसको I think उसको गुस्से में रखना चाहिए अब। और जब बंदा जब बड़ी उम्र का हो जाता है ना, और गुस्से में आता है ना, तो फिर वो बच्चों की हरकतें करता है, और कल उसने बच्चों वाली हरकतें की। बिल्कुल वही, और वो जगह भी सही है शायद इफ्तिखार को भेजने के लिए। हम अक्सर इफ्तिखार को ज़्यादा ओवरवेल्म्ड होके ऊपर 5वें 4थे नंबर पे भी भेज देते हैं। एक्यूमुलेट करना इज नॉट इफ्तिखार्स जॉब, आई बिलीव। नहीं, कर सकता है, उसमें है पोटेंशियल है, पर पता क्या है, मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा, एक बड़ा अच्छा बात की आपने कि कभी उसको 5वें पे भेज रहे होते हैं, कभी 4 पे भेज रहे होते हैं, कभी 6 पे भेज रहे होते हैं। देखिए, एक बड़ी कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, प्लीज डिफर विद मी इफ यू गाइज लाइक इट, डोंट लाइक इट। पाकिस्तान में प्रॉब्लम पता है क्या है? पाकिस्तान में ये सिचुएशन ये है कि 6 आपके ओपनर परफॉर्मेंस करते हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में हाईएस्ट लेवल। अब 6 से नीचे जो मिडिल ऑर्डर है, उनकी एवरेज होती है मिनिमम, उनकी परफॉर्मेंस होती है बहुत कम होती है। अब 6 जिन्होंने टॉप किया होता है ना, तो सिलेक्टर ये समझते हैं वी हैव टू प्ले देम, ऑल 6 ऑफ देम द ओपनर्स। कंडीशन बहुत सूट करती है उनको पिचें बहुत सूट करती हैं, बॉलिंग बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट में सूट करती हैं। तो क्या होता है कि 6 टॉप बैट्समैन जो होते हैं ना, वो ओपनर नंबर 3 पाकिस्तान की इस वक्त पूरी टीम को ढाक, साहबजादा फरहान, फ़खर जमान, मामूल हक, जितने भी नाम, शान मसूद, दे ओपनर, वो अपनी अपनी टीमों में खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो वो ओपन पे जा करते हैं 100 रन। अब जब पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर पड़ता है सिलेक्शन पे, तो उनको कंप्रोमाइज करने के लिए उनके नंबर चेंज किए जाते हैं। आइदर के मैं अगर सेंसिबल तरीके से सोचूं और बिठाऊं अपनी सिलेक्शन कमेटी को, मैं कहूं लुक, 5वें 6ठे नंबर के बैट्समैन जो बेस्ट है ना, उनके ऊपर फोकस करो, जो हमारे 3-4 ओपनर हैं उनके ऊपर ना करो, क्योंकि अगर हमने ये थोड़ी एवरेज वाले किए, ब्रेक का टाइम। बिल्कुल जी, ब्रेक का टाइम हो गया है। जल्दी से हमने जाना है एक ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को भी आगे बढ़ाएंगे, और कल की एक मैन ऑफ द मैच भी हमारे साथ होंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है। जो कल दूसरा मैच खेला गया था मुल्तान में, जो मुकाबला हुआ मुल्तान सुल्तान्स का लाहौर कलंदर्स के साथ, उसके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। मगर जो पहला मैच यहाँ लाहौर में खेला गया था, जहाँ पे पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे और कराची किंग्स ने अपना अकाउंट ओपन किया एंड एक पॉइंट मिला। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है एक लीग के लिए कि सारी टीम्स कहीं ना कहीं पॉइंट्स लें, वरना दो टीम्स अगर बॉटम में ही बैठी रहेंगी तो आपको पहले से ही पता होता है कि कौन टॉप 4 हो जाएगा। उसमें जो मेजर किरदार अदा किया वो मीर हमज़ा थे कराची किंग्स की तरफ से, जिन्होंने टाइमली विकेट्स ली और ऐसे ऐसे प्लेयर्स की विकेट्स ली जो कि कम्प्लीटली इनफॉर्म थे और सेटल्ड थे। मीर हमज़ा की क्या परफॉर्मेंस रही, पहले आपको वो दिखाते हैं एंड देन उसके बाद आपकी हम मीर हमज़ा से बात भी करवाते हैं। जी हाफिज़। अच्छा जी, मीर हमज़ा साहब ने दो जो हुई हैं परफॉर्मेंसेस, पहले कल हमने मोहम्मद अली से बात की और अब जबकि कल मैच खेला गया जिसमें मीर हमज़ा ने बहुत शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। 4 ओवर्स में 28 रन इन्होंने दिए और 3 विकेटें हासिल की। इकॉनमी भी साथ का, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ खेल कर आ रहे थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट तवील अरसे से खेल रहे हैं और कभी भी ये नहीं देखने में आया कि अगर मुल्क में क्रिकेट चल रही है तो ये बाहर बैठे। कितनी दिलचस्पी के साथ, जोश जज्बे के साथ, लगन के साथ जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन्होंने खेली है और फिर जहाँ कहीं भी मौका मिलता है, बिलखुसूस जबकि कहा जाए कि ये शॉर्टर फॉर्मेट के उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो साबित कर रहे हैं अपने आप को इन कंडीशंस में जहां पर पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग जो है उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और हाफिज अच्छी बात यह है कि हमने जैसे कल मोहम्मद अली को सुना था, ये जो एक टैग लगा देते हैं ना कि नहीं जी ये लॉन्गर फॉर्मेट का बॉलर है, ये शॉर्टर फॉर्मेट का बॉलर नहीं है, उस टैग को हटाने में कामयाब हो रहे हैं ये सारे बॉलर्स। और बिफोर वी वेलकम मीर हमज़ा टू आवर शो, वी वुड लाइक टू वेलकम द अनदर इम्पॉर्टेंट फैमिली मेंबर ऑफ जोर का जोड़, शाहिद खान आफरीदी। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम सारों को, कैसे आप लोग खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से है लाला। एंड बिफोर वी मूव फर्दर और आपसे डिस्कशन करें, कल के मैन ऑफ द मैच कराची किंग्स को जिताने वाले फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद हैं मीर हमज़ा। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सवेरा एंड अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम हमज़ा। मुशी भाई भी हमारे साथ बैठे हैं, मुश्ताक अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई। वालेकुम सलाम हमज़ा, वेरी गुड। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड आप एक वो ज़रिया बने कि कराची किंग्स की जीत शुरू हुई है, वरना हमें डर लग रहा था कि कराची किंग्स फिर पिछले सीज़न की तरह नहीं ज़्यादा मैचेस जीत पाएगी। जी बिल्कुल, वो कोशिश तो हमारी यही थी पहले ही मैच से कि जीत से, क्योंकि जब आप जीतते हैं ज़ाहिर है तो आपकी टीम का मोराल ही डिफरेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली पहला मैच हम हार गए थे, लेकिन इस मैच में हमारा ये प्लान हुआ था कि हम इंशाल्लाह अटैक के साथ जाएंगे कि अगर हमें विकेट्स मिलती है तो ज़ाहिर है इसका टीम को भी फ़ायदा होता है। तो जो प्लान हमने किया था वही हमने ग्राउंड में भी एग्जीक्यूट किया और उसका ज़ाहिर है फ़ायदा हुआ हमें। हमज़ा क्या पर्टिकुलर डिफरेंस था, क्या कुछ कंडीशंस में डिफरेंस था? क्योंकि जैसे लाहौर की पिचेस इस वक्त हैं, बैटर्स को बड़ा एडवांटेज होता है, बट फास्ट बॉलर्स भी जो पर्टिकुलरली अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन रखते हैं वो भी फ़ायदा उठा रहे थे। बट कल क्या जो पिच थी वो डिफरेंट थी, जो डे 1 का जो मैच आप लोगों ने खेला था उसके हिसाब से? मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी। हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा सा पिच में ज़ाहिर मॉइस्चर होता ही है, लेकिन मेरी क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बॉल स्विंग कर सकता हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बेसिक पे रहूँ। अगर बैट्समैन जो है वो स्विंग से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो फिर मैं ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्सपेरिमेंट्स पे नहीं जाता। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं स्विंग करूँ और उससे अगर मुझे एक आध विकेट मिलती है तो ज़ाहिर है फिर ओपोनेंट टीम जो है वो प्रेशर में आ जाती है। तो कल मेरी यही कोशिश थी कि मैं जो मेरी स्किल्स है उसी बेसिक पे ही रहूं और उसी को ही कोशिश करूं। मुझे भाई आपको ही सवाल पूछना। हमज़ा पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू बिकॉज यू सर्विंग डोमेस्टिक क्रिकेट अ लॉट, और अभी ऑस्ट्रेलिया में भी आपने टेस्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की। आप बड़े हम्बल भी हो, बड़े अच्छे बच्चे हो। इसके साथ साथ मुझे ये बताएं प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना मुश्किल होता है एक आदमी के लिए जिसको 2020 में कंसिडर ना किया जाए एंड ही हैज़ टू प्रूव द पॉइंट,
व्हाट इज़ द माइंडसेट फॉर दैट? और क्यों आपने अपॉर्चुनिटी मिली और किस तरह ग्रैब की? इसके पीछे क्या राज है बेसिकली? सबसे पहले थैंक यू मुशी भाई। दूसरा यह है कि बिल्कुल मैं रेड बॉल क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा था। वाइट बॉल क्रिकेट के लिए मैंने काफ़ी वेट भी किया, लेकिन इस बार अगर मैंने थोड़ा सा अपना बेसिकली ठीक है मेहनत ज़रूर की। मेहनत मेरे ख्याल से अगर कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा होता है तो वो मेहनत करता ही है, हर चीज़ का ख्याल रखता है। थोड़ी सी जो मैंने अपने माइंडसेट जो चेंज किया वो यही किया कि अगर इस बार मैं वाइट बॉल क्रिकेट खेलूँगा तो कोशिश मैं यही करूँगा कि मैं इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दूँ, कि जिससे जो है वो टीम को फ़ायदा हो और मेरी जीत में मेरा इम्पैक्ट हो। तभी मेरा नाम बनेगा, तभी मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ। शायद मैं इस चीज़ की जब मैं T20 क्रिकेट नहीं खेल रहा था, अगर इवन मैं नेट प्रैक्टिस भी करता था तो अपने लिए एक सिनारियो बनाता था कि अगर मैं शुरू में बॉल कर रहा हूँ तो मैंने कैसे बॉल करनी है, या एंड में डेथ ओवर्स करना है तो मैंने यॉर्कर्स या स्लो वन करनी है। इवन जब मैं इससे पिछले साल भी PSL या 2022 में भी खेला तो मेरी कैप्टन से भी यही बातचीत चल रही होती थी कि आप कोशिश करें कि मुझे वहाँ ओवर दें जहाँ पे प्रेशर हो। तो अगर आप प्रेशर में जो है वो टीम के लिए मैच जितवाते हैं या ऐसी बॉलिंग करते हैं जिससे टीम को फ़ायदा हो, तो ऑब्वियसली फिर आप लोग आपके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये T20 में वाइट बॉल में अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहा है। मगर हमजा सॉरी, इमेजिनेशन करना तो बहुत अच्छी बात है कि मैं टीम के लिए इम्पैक्टफुल होना चाहता हूँ, मैच जिताना चाहता हूँ। इसके प्रोसेस क्या है? असल क्वेश्चन ये है कि आपने ये किया, इसके प्रोसेस एक तो मैंने सोच लिया ना कि मैंने इम्पैक्टफुल प्लेयर बनना है, एफर्ट क्या की, मतलब व्हाई यू बिकम वेरी सक्सेसफुल? मुशी भाई, जो मैं 3 साल स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेला, जब मैं टीम में नहीं था तो उसकी यही थी कि एक तो मैंने अपनी फिटनेस पे बहुत काम किया। थोड़ा सा मैंने वेट कम किया क्योंकि मुझे लगा कि इस क्रिकेट के लिए आपको जो है ना सुपर फिट होना पड़ता है। अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और सबसे ज़्यादा मैंने अपनी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है कि अगर T20 क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है कि अगर ठीक है मेरे अंदर स्किल्स हैं कि मैं नया बॉल स्विंग कर सकता हूँ, लेकिन ये स्विंग जो है फिर वो T20 क्रिकेट में भी होनी चाहिए कि अगर मुझे बैट्समैन को डिस्टर्ब करना है तो उसके लिए नेट पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बार बार पूरे साल प्रैक्टिस करते रहना। सेम जो है वो अगर यॉर्कर्स की या स्लो वंस की प्रैक्टिस है तो वो मैं नेट पे करता था। तो ये मेरे ख्याल से मुशी भाई आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा, इवन आप लोग ही जो है वो यही हम यंगस्टर्स को एडवाइस करते थे कि जितनी आप एक चीज़ के रेपिटेशंस करते हो, ये ना एक हफ्ते में आती है ना एक महीने में आती है। मेरे ख्याल से इसमें साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं। तो जब वंस आपकी ये जो रेपिटेशन जो है परफेक्शन की तरफ चली जाती है, फिर जब आप वो चीज़ मैच में अप्लाई करते हो तो आपके लिए ईजी हो जाती है ये चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। लाला, आप मीर हमजा से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सवेरा, आई थिंक हमजा बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो आपको। बाकी सवेरा ये है, देखें हमजा हो गया, मोहम्मद अली हो गया, इनकी बातों में मैच्योरिटी नज़र आती है, इनकी क्रिकेट, इनकी बॉलिंग स्किल्स इन्होंने डेवलप की है। और बात वही घुमा फिरा के आ जाए कि मुशी भाई या मैं जो बात करते हैं कि 4 डे क्रिकेट खेलते हैं, आपकी बातों में, आपकी बॉलिंग के अंदर हर लिहाज से आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि 4 डे क्रिकेट लाइक टेस्ट है और टेस्ट आपको पास करने के लिए आपको डिफरेंट स्टेजेस में से डिफरेंट सेशंस जो हैं उस हिसाब से आपको अपने आप को यूटिलाइज करते हैं। और बात वही आती है जो काफ़ी अरसे से मैं ये बात करते हूँ कि बेसिक्स पे रहें, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, चीज़ों को सिंपल करें। आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। मीर हमजा जो है वो कंसिस्टेंट है, वो उसकी लाइन और लेंथ देखें, मोहम्मद अली की लाइन और लेंथ देखें, ये लोग कंसिस्टेंट है, ये ज़्यादा नहीं सोचते। ये बैट्समैन को मजबूर करते हैं सोचने के लिए। जब ये किसी ऐसी स्टेज पे चले जाते हैं जहां बैट्समैन इनके ऊपर हावी हो जाता है, देन ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। तो ये 4 डे क्रिकेट की मैच्योरिटी की वजह से आज ये एक लाइन और लेंथ जो हमारे दूसरे बड़े बॉलर, बड़े नाम जो चीज़ नहीं कर पा रहे वो ये कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इन्होंने लंबी क्रिकेट खेली है। तो वेरी वेल डन हमजा, और कीप इट अप। सब अपनी बॉलिंग को जिस तरह आप कर रहे हो, आप अगर अच्छे हो तो आप सिर्फ 4 डे में अच्छे नहीं हो, फिर आप 1 डे और T20 में भी अच्छे हैं। बिल्कुल। अच्छा हमजा, आप रिजवान की भी विकेट आपने ली कल। जब शाहीन ने पहला ओवर किया, रिजवान बहुत ज़्यादा मुश्किल में, उस वक्त शाहीन ने भी उनको डाला, तो क्या ख़ास प्लान रिजवान के लिए आप करके आए थे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं शाहिद भाई की बात को सेकंड करूंगा कि जो 4 डे बेसिकली 4 डे क्रिकेट है उसका इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल हर तरह की क्रिकेट में पड़ता है, क्योंकि
आप सेशन बाय सेशन जब बॉल करते हैं, आप पहले सेशन में तो चलें अच्छी बॉल कर लेते हैं, लेकिन जब आप सेकंड सेशन में जाते हैं या आप जो है वो टी के बाद जो थर्ड सेशन में जाते हैं, जब आपने ऑलरेडी 15-20 ओवर कर लिए होते हैं, तब आपकी बॉडी फटीग में होती है। तब अगर आप अपनी बॉडी को ये रेपिटेशंस करने पे मजबूर करते हैं कि मैंने आगे जोर लगाना है, आगे से स्विंग करना है, तो उस चीज़ का जब आप ये पूरे डे बाय डे या मैच बाय मैच इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपकी मसल मेमोरी में आ जाती है कि अगर आपने बॉल स्विंग करना है तो कैसे करना है और किस कंडीशन में कैसे बॉल करनी है, कि अगर पिच में थोड़ा मॉइस्चर है या फ्लैट है तो अपनी लेंथ को कैसे मैनेज करना है। और ये कंट्रोल टोटली जो है वो रेड बॉल क्रिकेट से आता है। और दूसरी चीज़ जो है वो रिजवान भाई की आपने बात की, तो मेरी अपनी ये सोच होती है कि ये लोग माशाल्लाह से इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं पूरी दुनिया में, तो मेरे ख्याल से पेस इनको इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकती जितना इनको सीम स्विंग डिस्टर्ब कर सकती है। तो मेरी रिजवान भाई के साथ यही एक माइंडसेट था कि अगर मैं इनको 1-2 बॉलें इस तरह की करूं कि जिससे उनके दिमाग में ये डाउट आ जाए कि ये कोई भी स्विंग कर सकता है, तो फिर ये चीज़ें थोड़ी मेरे लिए इजी हो जाएंगी। तो मैंने रिजवान भाई को इसी तरह 1-2 बॉलें बाहर निकाली, तो जब फिर मैं अंदर लेकर आना शुरू हुआ तो फिर वो डिस्टर्ब हो रहे थे उस बॉल पे। बिल्कुल हमजा, 2 मैचेस और दोनों मैचेस में हमारे वो 2 बैटर्स जो हैं वो आपका शिकार हुए, जो हमारे टॉप नॉच बैटर्स हैं, जो पाकिस्तान के लिए टॉप नॉच बैटर्स माने जाते हैं। पहले मैच में रिजवान है और दूसरे मैच में फिर बाबर को आपने ट्रैप किया। वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड आई होप आप इसी तरह अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहो और अपनी टीम को जिताते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये मुशी भाई, मतलब हमने जितनी बात की बात हुई इससे पहले मोहम्मद अली, एक चीज़ तो बड़ी कंफर्म है, लॉन्गर फॉर्मेट लॉन्गर फॉर्मेट लॉन्गर फॉर्मेट। और कहीं ना कहीं हम बार बार ये बात करते हैं कि एक पैरामीटर सेट हो जाना चाहिए कि एक लड़का लॉन्गर फॉर्मेट खेलेगा तो ही पाकिस्तान टीम में फीचर करेगा। बैटर्स के लिए शायद ज़्यादा सीज़न, बॉलर्स के लिए एटलीस्ट 1 सीज़न और फिर लगातार खेलना पड़े। ऑफ कोर्स, जैसे शाहद ने बात की है कि रेड बॉल क्रिकेट आपको टेस्ट सिखाती है ना, कि आपको हर सिनारियो से गुजरना पड़ता है। जैसे हमजा ने भी कहा 15 ओवर के बाद जब टी के बाद दोबारा स्पेल करना पड़ता है, सो यू हैव टू मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। अब ये जो सिनारियो जो मोहम्मद अली के और हमजा के बारे में है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये बैट्समैनों की टेक्निक को एक्सपोज करने वाली लाइन लेंथ पे बॉल करते हैं। अगर आपकी लाइन लेंथ 6 to 7 यार्ड्स इन पिचों के ऊपर होती है जिसमें हल्का सा स्विंग हो, वो चाहे रिजवान हो, चाहे बाबर आजम हो, चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे दुनिया का बड़ा सा बैट्समैन हो, ही हैज़ टू प्ले अ ग्रेट शॉट टू स्कोर रन्स। और वो आपकी टेक्निक वहाँ पे एक्सपोज होती है, आपकी लाइनमेंट, आपकी एक एक चीज़ उस बॉल को खेलने के लिए परफेक्ट होनी चाहिए। ये होती है सिंपल चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, कि अच्छी लाइन पे फेंके हुए बॉल को मिड ऑन के ऊपर से रिवर्स स्वीप मारना या लैप स्वीप मारना बहुत मुश्किल काम है। कंसिस्टेंटली आप नहीं मार सकते। मोहम्मद अली को भी एक उन्होंने लैप स्वीप पे छक्का मारा, उन्होंने अपनी लाइन चेंज नहीं किया कि व्हाट हैपन, देन ही गॉट द विकेट। आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारे जो इस वक्त मेन बॉलर्स भी हैं, वो 2 अच्छे बॉल करने के बाद तीसरा मैजिक बॉल करने की कोशिश करते हैं जिसपे वो चौका खा लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये मैजिक बॉल जो होती है ना, वो अच्छी लाइन ही मैजिक बॉल है, वहाँ आपका स्विंग। और हमजा ने क्या कहा, उसने कहा कि जी मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी स्विंग करूँ कि जिससे उनकी टेक्निक को एक्सपोज किया जाए। अनदर वर्ड्स, सो आई थिंक कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन यू आस्क, आई थिंक देयर इज नो रॉकेट साइंस, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, कोई भी बैट्समैन हो, कोई भी बॉलर हो, जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2-3 दफ़ा 5 विकेटें ले लेता है ना, फिर वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है ना, तो उसको वो गुर आ जाता है 5 विकेटें लेने का, जो आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट सिखाती है, रेड बॉल्स क्रिकेट सिखाती है। इसी तरह बैट्समैन के लिए स्कोर करने का भी वाला आ जाता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज for all the selector, all the PCB stakeholders, कि put the guys in first class cricket and नाफे स्कोर करे एक सीज़न पूरा, फिर उसको आप कुछ चिखाएं। अगर आपने सीधा चिखा दिया फिर एक्सपोज होगा, फिर वो होगा, फिर हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। शाहिद भाई, जैसे अभी रेड बॉल क्रिकेट की बात की है और मुशी भाई ने नाफे का हवाला दिया है, आप समझते हैं कुछ सिलेक्शन पॉलिसी भी ठीक करने की ज़रूरत है? आप बात कर रहे हैं मुस्तकिल कि रेड बॉल क्रिकेट को अहमियत दें, रेड बॉल क्रिकेट को अहमियत दें, लेकिन जब हम फैसला करने वालों की सतह पर जाते हैं, वहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है जो 1-2 इनिंग्स अच्छी खेलते हैं T20 क्रिकेट में, और उनको हम ऊपर ले आते हैं। हम लोग बेसिकली वक्ती डिसीजंस लेते हैं कि बस वक्ती डिसीजन हो जाए और मेरी वाह वाह हो जाए, ये कर दे, वो कर दे। हम लंबा सोचते ही नहीं है।
सिलेक्शन कमेटी का या डायरेक्टर क्रिकेट का एक पूरा प्रॉपर प्लान बनना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी का और डायरेक्टर स्पोर्ट्स का क्रिकेट का विद कैप्टन एंड कोचेस मैनेजमेंट के साथ इनका पूरा एक प्लान हर प्लेयर का होना चाहिए। आपको तो पता है कि आपके पास 40-50 प्लेयर्स कौन से हैं, किनको कितनी क्रिकेट खिलानी है, सीनियर्स को कितनी खिलानी है, किसको डोमेस्टिक क्रिकेट की ज़रूरत है कि वो जाके जो हमारे बड़े हैं वो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट के एक सीज़न पूरा खेलें। तो ये पूरे प्लान बनते हैं, ये ऐसे नहीं होता कि बस यार ये अच्छा इसने T20 में रन कर दिए इसको पाकिस्तान खिला दो। एक बच्चा अंडर 19 में अच्छी कप्तानी करके आया, ओ भाई इसको पाकिस्तान का भी कप्तान बना दो। आई मीन हमारे प्लानों की कोई समझ ही नहीं है, हम प्लान्स बनाने आते ही नहीं हमें, हम शॉर्ट टर्म प्लान करते हैं। लंबा प्लान करें, अच्छा प्लान करें जिसका फायदा भी हो। वक्ती फायदा, वक्ती काम करने का कोई फायदा नहीं है। शायद सॉरी कॉस्मेटिक सर्जरी डेफिनेटली हम करते हैं, हम पूरा काम नहीं करते। आप ब्रेक से पहले आप नहीं थे तो हमसे एक बात हो रही थी, पता है क्या, अभी आप यू बिन चीफ सिलेक्टर ऑल्सो फॉर द टाइम बिन आप रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि 6 पाकिस्तान में विकेटें ऐसी हैं, 6 ओपनर, नंबर 3 और ओपनर से लेके ये 6-7 ऐसे प्लेयर होते हैं जिनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है 2020 में और 50 ओवर में जो रन्स कर सकते हैं। जबकि जो मिडिल ऑर्डर में जहां हम फुकदान हमें हासिल हो रहा है वहां पे एवरेज एक लड़के ने 30 किया 2 दफ़ा, मगर उसने 30 किया 20 दफ़ा। हम वो जो जिसने 500 रन किए होते हैं ना, हम उसको टारगेट कर रहे होते हैं। इसीलिए आपकी बात को मैं सेकंड करता हूं कि साहबजादा फरहान हो गया, फ़खर जमान हो गया, कोई भी बंदा हो, उसको फिर हम ओपनर से नंबर 4 पे ले आते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस है पीछे, मगर परफॉर्मेंस ओपन पे इसलिए कि वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको लंबे ओवर मिलते हैं, पिचें अच्छी मिलती हैं, उनको पावर प्ले मिल जाता है। मुझे लगता है कि क्या डू यू एग्री विद मी कि जो मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन होते हैं उनकी थोड़ी परफॉर्मेंस को भी कंसिडर जरूर करना चाहिए, ताकि फर्स्ट क्लास में एक मैसेज आए कि अगर हम मिडिल ऑर्डर में नंबर 6, नंबर 7 पे स्कोर करेंगे तो हमारे 30 भी एक्नॉलेजमेंट आएगी, क्योंकि उसको फोकस कर रहे हैं सिलेक्टर्स। डू यू एग्री विद मी और नॉट? बिल्कुल मुशी भाई, बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है और मैं इस बात को सेकंड करता हूं। होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी डिफरेंट फॉर्मेट की है। तो आई मीन कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को आप मुशी भाई, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी है। हमारा मसला ही हम चीज़ों को मुश्किल बहुत कर देते हैं, हम कल की सोचते हैं, हम लंबा नहीं सोचते, बस यहाँ पे फंस जाते हैं हम। हाँ, और इसकी एक बहुत मेजर एग्जांपल अभी 2 साल पहले जो है अंडर 19 के टूर के लिए एक टीम जाती है जिसमें 6 ओपनर साथ लेकर जाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि जी ओपनर्स ने रन किए थे, इसलिए अब ओपनर जा रहे हैं 6 और वो 6 के 6 ओपनर, वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर तक ओपनर्स ही हैं वो लड़के जो कि डोमेस्टिकली ओपन करते हैं, और वो 6 के 6 लड़के लेकर जा रहे हैं एक पूरी 11 की टीम बनाने के लिए। तो मेरा ख्याल से इस पर हमें काफ़ी फोकस करके और देखना चाहिए कि मिडिल ऑर्डर का बैटर मिडिल ऑर्डर का ही बैटर है, उसको उसके हिसाब से वेटेज देनी चाहिए। मगर वक्त इस वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मतलब फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबलों के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ खेले जाने वाले मैचेस पर भी बात की है, और जैसा कि पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के जो मसाइल हैं, हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं अपने क्रिकेट को, और इस लीग से हम पाकिस्तान की T20 क्रिकेट को किस तरह से आगे, चूँकि वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने खेलना है, उसमें किस हद तक हम फ़ायदा ले सकते हैं, और हमें किस तरीके से अपने क्रिकेट के मायार को बुलंद करने के लिए भी फैसला साजी की ज़रूरत है, उस पर भी गुफ्तगू हो रही है। बिल्कुल जी, और बहुत सारे फैसले लेने की तो ज़रूरत है। सबसे पहले स्टेबिलिटी इज़ द बिगेस्ट थिंग। अब आई होप कि स्टेबिलिटी आ जाए बोर्ड में। मगर मुशी भाई, जहाँ स्टेबिलिटी की बात करें, एक चीज़ बड़ी स्टेबल है, मोहम्मद रिजवान जब भी बैटिंग करते हैं, क्या ये क्रैम्प्स, मतलब अब तो जब क्रैम्प्स नहीं आते ना तो मैं कहती हूँ क्या हो गया ये रिजवान, ही इज नॉट इन द मूड फॉर क्रैम्प्स टुडे। जो रिजवान है ना, बड़ा स्मार्ट है वो, क्योंकि कीपिंग करता है, अपनी एनर्जी पूरी लगाता है। जब उसको ब्रेक लेनी होती है ना तो गिर जाता है वो, वरना आप देखें उसके बाद दूसरे उठ के जब बॉल खेलता है और दुक्का मारना हो तो कैसा भागता है वो। बिल्कुल। तो ही इज प्लेइंग दैट टैक्टिकल मूव्स, जो टैक्टिकल मूव्स है। बट आई थिंक जितना हम पिछले दिनों बात कर रहे थे कि जी स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे कि सेल्फिश खेलते हैं, मगर he is proving the point every time he's saying to people, look,
आई एम देयर। कल बॉल स्विंग भी हो रहा था, हालांकि उसका कैच भी ड्रॉप हो गया और सिचुएशन भी ऐसी थी कि अगर वो जल्दी आउट हो जाते ना तो मुझे ये लगता था कि उस सिचुएशन में अगर रिजवान का कल जो 2 दफ़ा रिव्यू लिया गया और अगर 1 दफ़ा भी आउट हो जाता है नया बॉल के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान ने बहुत कम चांसेस थे कि मैच जीत सकते, क्योंकि उस वक्त ऐसे सॉलिड बैट्समैन की ज़रूरत थी जो एक एंड को संभाल के रखता। अच्छा, उसने कल संभाल के नहीं रखा, वो जब दिल चाहता था अटैक कर देता था, ये छक्का मारना छक्का मार देता था। तो रिजवान को इस क्रिकेट में इतना उसको एक्सपीरियंस हो गया है कि कब क्या करना है। आई थिंक उसके इर्द गिर्द वाली टीम के लड़कों को अगर पता चल जाए कि ही इज़ प्लेइंग अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है, तो उसके इर्द गिर्द वाले अगर स्मार्ट खेले ना उसके साथ, तो मुल्तान सुल्तान कैन बी वंस अगेन अ कैंडिडेट टू अ फाइनल। मुझे भी जो पहला ओवर था शाहीन ने जो किया वो तो बहुत शानदार देखने लायक था, और लगा कि शाहीन की पेस भी वापस आ रही है। बिल्कुल वो जो उनकी एक रिवायती गेंदबाजी है वो बिल्कुल उसमें देखे, और बड़ी जारहाना थी। आई थिंक शाहीन का रिदम तो डेफिनेटली वापस आया हुआ है, उसकी पेस और उसकी जितनी भी उसको कहा जाए कि जो उसका रिदम है वो नज़र आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीइंग ए कैप्टन और बीइंग थोड़ा सा मेरा ख्याल उसको एक जल्दी कर रहा है कि मैं विकेट ले लूँ हर ओवर में, वो उसकी स्ट्रेंथ भी है, इसलिए वो नंबर 1 नंबर 2 बॉलर बना हुआ है दुनिया के कि उसको वो विकेट लेने जाता है, कब उसको कामयाबी मिली है इसके ऊपर। पर याद रखिएगा जो जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, शाहीन अभी यंग है, पैशनेट है, आप अब लोग तैयार हो गए। जब लोग तैयार हो जाते हैं ना फुल बॉल के लिए, इन स्विंगर के लिए, फिर जैसे कल उसने लेंथ बॉल की है ना, रिजवान को नहीं पता चल रहा था कि अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है। कल मैंने एक चीज़ और बड़ी उसकी अच्छी नोटिस की है कि मुझे लगता है कि अब उसको बाहर निकालना भी आ गया, क्योंकि जिसका नेचुरल अंदर आता है ना, तो वसीम भाई को इट टुक वसीम भाई आई थिंक कपल ऑफ ईयर्स टू बॉल को बाहर निकालने के लिए। तो अब शाहीन का मैंने देखा है कि शाहीन को बाहर निकालने का आ गया तरीका। अगर उसने 2-3 बॉल बाहर निकाल के अंदर लेके आया है तो इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है और शाहीन के लिए अच्छी न्यूज़ है। ऑल आई हैव टू से टू शाहीन, स्टिक विद द बेसिक्स, आई थिंक यू विल गेट मोर रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। एक और अच्छी न्यूज़ जो पाकिस्तान के लिए कल हमने देखी, ठीक है लाहौर कलंदर्स तो नहीं जीता, बट लाला हारिस रऊफ ने कल अपने आप को कंट्रोल रखा, विकेट तो हासिल नहीं की बट इकोनॉमिकल रहे, ज़्यादा रन्स नहीं पड़े, एंड हारिस रऊफ मेंटेन्ड व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि वो एकदम से जो लगता है ना कि दिल और दिमाग से सोचने के बजाय वो सिर्फ दिल से सोचना शुरू कर देते हैं, कल ज़रा वो कंट्रोल लगे। सवेरा बहुत बेहतर लगा है हारिस रऊफ, और ऑनेस्टली हमें सबको उसको सपोर्ट भी करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में आई नो उसके ऊपर प्रेशर होता है कुछ चीज़ों का, मेरे ख्याल में जैसे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात भी हमने लास्ट टाइम की थी, लेकिन क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेल गए हैं ये लोग, इनको अपनी परफॉर्मेंस इनका परफॉर्म करना इनको खुद पता है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में से ये गुजर चुके हैं। इन्होंने कम बैक बाउंस बैक किस तरह करना है ये इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता, और ये बड़े प्लेयर होते हैं जो बाउंस बैक करना चाहते हैं, दोबारा अपना रिदम पकड़ने की कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। ये अब एक अच्छे बड़े प्लेयर की निशानियों में से है कि कमबैक करना आता हो जिसको। तो अच्छी बात यह है कि आप सिचुएशन को, कंडीशंस को जल्द से जल्द रीड करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन दैट कंडीशन आप वो चीज़ जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो अच्छी बात है, खुशी की बात है ये। मुझे भी कल बाउंसर भी हुआ है, एक हारिस ने किया और वो उसने हिलाया है, उसने बैट्समैन को हिलाया है। और दूसरा जब हारिस की हम बात कर रहे हैं कलंदर्स की फास्ट बॉलिंग की, आपको लगता है जो रिव्यू का आपने देखा है, अगर आपके पास स्पेशलिस्ट विकेट कीपर ना हो तो जब आप रिव्यू पे जाते हैं, जब आपके जहन में एक ना दूसरा ख्याल ज़रूर आता है, क्योंकि वो तो रेगुलर नहीं है, रेगुलर विकेट कीपर किसी और तरीके से सोचता है। ऑफ कोर्स आपको पता होता है कि मैं कौन सी लाइन पे खड़ा हूँ, इस बॉलर का अंदर आ रहा है बाहर हो रहा है, रात दिन के मैं ये सोचूं यार बॉल ना छोड़ दूँ, मैंने बाई का नहीं देना, मैंने कैच करना है, तो आप वो लाइन को नहीं छोड़ देखना बंद कर देते हो ना। अच्छा विकेट कीपर तो कई दफ़ा आपको एज ए कोच आपका पीछे काम कर रहा होता है, कई अच्छे मोइन खान, राशिद लतीफ़, कई दफ़ा हमारे सॉरी गिविंग दैट एग्जांपल ऑफ मैं अपने एरिया का अपने एरा का एग्जांपल दे रहा हूँ, कई दफ़ा मुझे कहते थे मुशी लाइन से थोड़ा सा ऑफ है, इसको बीच में कर, टांग पे इसकी क्रॉस टांग गिर रही है, इसको अंदर लेके आ, गुगली मार या सीधा कर, इस पर विकेट मिल जाएगी। कई दफ़ा आपका विकेट कीपर जो होता है ना वो आपकी लाइन लेंथ को एडजस्ट कर रहा होता है। ये यकीन कीजिएगा कि ये विकेट कीपर कहते हैं ना 70% कप्तानों को चला रहे होते हैं कि जो अच्छे विकेट कीपर होते हैं। आप उठा के देख लें बटलर क्यों कप्तान बन गया इंग्लैंड का, वाइट बॉल का कप्तान कौन था, बेन स्टोक्स था, उसके बाद तो दूसरों की जगह आनी चाहिए थी,
वो इसलिए कि वो विकेट कीपर था, उसको पता था, मैं उनके साथ थोड़ा सा देखा है काम करते हुए, वो मोइन को बता रहा था कि इस पिच के ऊपर इस बैट्समैन को यहाँ पे करो, इसकी टेक्निक ये है। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती, ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस पे बेस करती हैं। तो आपकी बात सही है, रिव्यू इमोशनल रिव्यू लेते हैं, लाहौर कलंदर वाले इमोशनल रिव्यू लेते हैं, सोच के नहीं लेते। हाँ, शहीन एज ए कैप्टन जरूर पूछता है, 2-3 बंदों से आप देखते हैं खड़े होकर पूछता है। अब साहबजादा फरहान ने वही कहेगा ना जो उसको समझ आ रही है। अब मैं एक विकेट कीपर मुझे खड़ा कर दें जो मेरी स्पेशल जॉब नहीं है, और मैं सिर्फ ये सोचूंगा यार क्वाड भी ना छूट जाए या बाई का चौका ना हो जाए, मैं कहाँ देखूंगा कि पिच बाहर हुआ कि अंदर हुआ है, कि ये बाहर अंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा, बॉल फ्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, हिट कहाँ पे किया। आई थिंक वहाँ पे वो कॉन्फिडेंस के साथ अगर कहेगा तो शहीन, आई थिंक शहीन विल लिसन टू हिम। बट ओवरऑल 2-3 रिव्यू उन्होंने बड़े मिस किए हैं, और कल एक दफ़ा फिर उनकी फील्डिंग की वजह से वो कल मैच हारे। फील्डिंग जो हम बात करते हैं, कल 23rd है, 23rd को शाई होप वुड बी जॉइनिंग लाहौर कलंदर्स, तो एटलीस्ट दे विल गेट विकेट कीपर जो कि जिसकी मेन जॉब विकेट कीपिंग है। बट लाला, फील्डिंग की हमें बहुत ज़रूरत है फील्डिंग के ऊपर डिस्कस करने के लिए, बिकॉज ये लड़के पता नहीं क्या हो गया है सबको, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर टीम हो, सारी टीम्स में आपको ड्रॉप कैचेस तो ऐसे हैं कि नहीं जी, इस दफ़ा मना किया हुआ है कि पीएसएल में कैच नहीं ड्रॉप करना, पकड़ना नहीं है कैच किसी ने। सवेरा फील्डिंग का रोल बात करते रहे कि कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने लड़कों को बहुत दफ़ा देखा भी है जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो आते हैं नेट में, अपनी बैटिंग करते हैं, अपनी बॉलिंग करते हैं, या सीज़न जब ऑफ होता है ज़्यादातर नेट्स में जाते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं। फील्डिंग पे फोकस कम देखा है मैंने। अगर फील्डिंग करते भी हैं तो मुश्किल से 10-12 बॉल कैच वैच कर ली है, इतने शौक से नहीं करते फील्डिंग, या इतने इंटरेस्ट से नहीं करते। तो आई मीन कि उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे फील्डर, बहुत सारे हम उस दिन भी बात कर रहे थे, बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो एज अ फील्डर खेल जाते थे मैच, उनको एज अ फील्डर ही खिला देते कि ठीक है बैटिंग में रन करे या ना करे, लेकिन इसको फील्डर बहुत अच्छा ये रन रोक लेता है। काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो फील्डिंग के तौर पे खेले गए हैं। बिल्कुल। आई थिंक ये एक छोटी सी मैं क्विकली बात कर दूं, ये शायद बिल्कुल सही कह रहा है। आप जितने भी गोरे आपने देखे हैं बाहर के प्लेयर, वो क्यों बाउंड्री पे आके वो छक्का भी नहीं होने देते, कैच भी कर लेते हैं और दूसरे को पास दे के कैच भी। अभी मुल्तान में हमने देखा जॉर्डन कॉक्स हेल्स ने किया, जॉर्डन कॉक्स ने किया। अब ये क्यों करते हैं? आप कभी देखना प्रैक्टिस में ये कोच को अलहदा ले जाके 6-8 कैच जरूर बाउंड्री के ऐसे हिस्से में बनवाते हैं जहां पे इनका टेस्ट हो कि बाउंड्री किस तरफ है, मैंने जंप कैसे मारना, कैच कैसे पकड़ना, उसको अंदर कैसे फेंकना। आप तब तक नहीं ये कर सकते जब तक नेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कैच करने पड़ेंगे। और तीसरी बात जो शाहिद ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौर कलंदर के लिए, मुझे ये लगता है कि डेविड वीज़ा को उनको खिलाना चाहिए ब्रेथवर्क की जगह, उसकी वजह 19-20 का फ़र्क है। बट डेविड वीज़ा जो है ना, वो शाहीन को 2 साल से मैं देख रहा हूँ क्रूशल टाइम के ऊपर जाके बहुत अच्छे मशवरे देता है, और जिससे शाहीन को डिसीजन करने में आसानी होती है। सम टाइम यू हैव टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ पीपल फॉर शाहीन। बिल्कुल, वेरी ट्रू, क्योंकि डेविड वीज़ा की बहुत स्ट्रॉन्ग एक इस बात पे वो लगती है कि वो शाहीन को जिस तरह असिस्ट करता है ना विद डिसीजंस, एंड स्पेशली इन द लेटर हाफ ऑफ द गेम, वो हमने देखा है पिछले मैचेस में भी देखा है। बट हाफिज़, मुझे लगता है बहुत देर से हमारे ये साथी जो हैं वो खामोश हैं, और ज़रा इस खामोशी को अब तोड़ते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आप भी अगर कल के मैच के हवाले से कोई सवाल है, आज जो मुकाबला होना है उसके हवाले से भी कोई सवाल है, तो आज जो है हमें एक्शन में दिखने वाली है कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, दो अच्छी वेल सॉर्टेड सी टीम्स हैं, मगर कोयटा ग्लैडिएटर जिस तरह इस वक्त है अपने, जो कहते हैं ना, अपने टॉप पर इस वक्त टॉप गेम दिखा रही है। सो यस, उनके हवाले से अगर आपने कोई सवाल करना है और क्रिकेटिंग हवाले से कोई सवाल करना है तो माइक किसके पास है? सबसे पहले तो ये बताइए। माइक किधर है भाई? माइक है किसी के पास? आइए जी, माइक लाइए जी। चलें जी, सबसे पहले आप बताओ। हाँ, कोई टीम तो बताओ। नहीं बात करनी, आप आ जाओ, आप बता दें सबसे पहले ये। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज बेसिकली जिस तरह आपने मैच में बताया कि कोयटा और इस्लामाबाद का है, हाँ। तो बेसिकली मैं तो इंडिविजुअल्स में से लाहौर के साथ तो मोस्टली हूँ, लेकिन जो अभी तक जो मैंने कोयटा की परफॉर्मेंसेस देखी हैं उसके अंदर जहाँ तक मेरा जा रहा है डाउट कि आपको क्या लगता है कि उनको अभी और कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, जिस तरह अभी उनकी माशाल्लाह परफॉर्मेंस जो जा रही है? कितने पैसे देगा अगर जवाब का सवाल? आई थिंक हर टीम को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है,
जिस तरह उनके फॉरेनर प्लेयर्स हैं ना, वो स्पिनर्स पे इतना अच्छा नहीं खेलते, जैसे राइली रोसो है और जेसन रॉय है। ये कोयटा ग्लेडिएटर के वो दो ऐसे प्लेयर हैं जो अमाद वसीम और शदाब उनके ऊपर टारगेट कर सकते हैं। अगर इस वक्त शदाब स्मार्ट होगा तो वो अपने ओवर और अमाद के ओवर इन 2-3 प्लेयरों के लिए ज़रूर रखेगा। ये छोटी छोटी टैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो आपको मैच के अंदर बहुत हेल्प आउट करती हैं। आई एग्री ऑन दैट वेरी मच, लेकिन मैं यू डिसएग्री जो आपने दोबारा कहा, यानी जब बंदा कहते हैं ना आई एग्री, यानी लेकिन जब कहते हैं ना बंदा टोटली एग्री विद यू, लेकिन लेकिन जो होती है ना वो डाउट होती है। बता दें डाउट शुरू कर, मेरा डाउट अब शायद आपका डाउट क्लियर कर देगा, फिक्र ना करें। डाउट क्लियर कर दिया है। सो मेन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह एक की ऑब्जर्वेशन जो माशाल्लाह आप ज़्यादा क्रिकेटर हैं तो आप रह भी चुके हैं माशाल्लाह, शायद भाई भी रह चुके हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उनको की मेन जो अभी उनको जो अपनी जो मेंटेन करनी चाहिए वो क्या चीज़ होनी चाहिए, बॉलिंग के ऊपर या फिर बैटिंग के ऊपर ज़्यादा? पहली बात तो है कि आपने जैसे ख़वातीन से एज नहीं पूछते तो पुराने क्रिकेटर को ये नहीं कह सकते कि रह सकते, रह चुके हैं। हमें जब कोई कहते हैं ना रह चुके हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। I'm sorry on that. I'm really sorry on that. खेल रहे हैं और शायद तो अभी खेल रहे 50 नहीं किया और सिंध लीग में देखा सबसे ज्यादा खूबसूरत 50 किया। मैं तो आपको सू कर दूंगा इस बात के ऊपर कि आपने कह दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल सर आपसे है। सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कैप्टन बनने के लिए क्या ज़रूरी है, फेम या परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस आपका अगर जवाब दिया जाए, परफॉर्मेंस बहुत करती है और परफॉर्मेंस के साथ साथ आपकी ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी जो ऑनेस्ट पर्सनैलिटी होती है ना, जो अपने बारे में नहीं सोचता बंदा, टीम के बारे में सोचता है, वो कप्तान होता है। कई दफ़ा आपकी परफॉर्मेंस भी इतनी इफेक्ट नहीं करती है। परफॉर्मेंस से ये होता है कि आपके जो टीममेट्स होते हैं ना वो आपकी बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट से देखते हैं आपको। मगर परफॉर्मेंस के साथ अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं हो, ऑनेस्टी नहीं होगी, तो फिर ऑनेस्टी ना होना तो फिर थोड़ी देर के लिए लोग आपकी इज्जत करते हैं, फिर पीछे बाद में बातें करने शुरू कर देते हैं। सो आई थिंक ऑनेस्ट और अपनी परफॉर्मेंस दोनों ये मैच बहुत करती हैं, क्योंकि कहते हैं ना ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जब कोई भी कप्तान अच्छी बात, ऑनेस्ट बात करेगा अपनी टीम वालों को तो उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। और ये 2-3 मोटी मोटी चीज़ें होती हैं। बाकी वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो कोचेज़ का काम होता है या सीनियर प्लेयर का काम होता है उसकी हेल्प करना। बट कप्तानी में 2 चीज़ें, परफॉर्मेंस, सेल्फ परफॉर्मेंस और ऑनेस्टी, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लाला से पूछना चाहोगे कोई सवाल? नहीं, मेरा क्वेश्चन मुशी भाई से है जी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने इनको पैसे दे के बुलाया आज, पता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने क्लब लेवल पे जाके बच्चों की हेल्प की है, तो कभी कोई ऐसा टैलेंट आपकी नज़र में आया जिसको कभी मौका ना मिला हो? बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे। हमारे दौर में हमारे साथ इतने लड़के खेला करते थे कि जो हमसे बहुत अच्छे थे और हम उनको बड़ी रश्क भरी निगाहों से देखा थे। मैं, इंजमाम, वकार, हम अंडर 14 से इकट्ठे खेले हैं क्लब में। तो आप यकीन मानिए कि कई प्लेयर ऐसे होते थे हमारे साथ जो हमसे बहुत अच्छे होते थे मगर वो खेल नहीं सके। और आपके इस क्वेश्चन पे मैं लगे जितने भी यूथ सुन भी रही है वो इसलिए नहीं खेल सके, वो जो लोग बात को सुनने का, अपने कोच का, उस्ताद की बात को सुनने का, सीनियर की बात को सुनने का हक अदा नहीं करते ना, उनको समझ नहीं आती। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि यू हैव टू बी ए वेरी गुड लिसनर। और लिसनर जो अच्छे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा, और अल्लाह उनको नॉलेज सीख कर देते हैं, बता देते हैं। तो आपका क्वेश्चन, कई लोग जो होते हैं ना वो अपने टैलेंट के गुमान पे, अपने अपने जो परफॉर्मेंस अर्ली ऑन होती है उसके ऊपर ना उनका दिमाग थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, उसकी वजह से वो फिर पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। सो यू बिकम हम्बल, यू बिकम गुड लिसनर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल है, हाफ ऑफ एजुकेशन डन इफ़ यू थिंक यू डोंट नो एनीथिंग। ला इल्मी ज़ाहिर करना आधा इल्म है। जो क्रिकेटर, जो स्पोर्ट्समैन, जो आदमी ये समझेगा उसके इम्प्रूवमेंट का लेवल हमेशा ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ना शायद सर से है कि एज अ कैप्टन आपको जो सा वो रूड होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, आपकी टीम कैसे टैकल कर सकते टीम को? आप अब रूड हो गए, पोलाइट हो गए। वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, अब 5 उंगलियां जिस तरह बराबर नहीं होती, या आपके फैमिली मेम्बर्स में अगर 5-6 लोग हैं तो हर एक का डिफरेंट तरीका होता है समझाने का उनको। कुछ लोग होते हैं जो प्यार से समझ जाते हैं, काम हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इज्जत देते हैं तो वो इज्जत से काम कर जाते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा डंडे की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो आपका एक तो आपकी जो मुशी भाई अभी कप्तानी की बात कर रहे थे, सबसे पहले कप्तान की रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट आती है ऑनेस्टी के साथ, इंसाफ के साथ आती है। तो मेरे ख्याल में ये वो चीज़ें हैं कि आप लीडर के अंदर होनी चाहिए, और लीडर को सबको अपने साथ लेके
और बैलेंस्ड, वेल बैलेंस्ड, क्योंकि कप्तान के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं, पर टीम की भी होती है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होता है, इसने मीडिया को और प्रेशर्स को लेके चलना होता है, तो सबको बैलेंस करके आप चीज़ों को लेके चल सकते हो। आप प्यार मोहब्बत से भी काम ले सकते हैं, डंडे से भी काम ले सकते हैं। बिल्कुल। लाला, वैसे आपसे आपके प्लेयर्स डरते ज़्यादा थे या दोस्ती ज़्यादा थी? अच्छा सवेरा, मैं क्योंकि आप वो वाली बात है ना कि आप किसी को इज्जत देते हो तो आपको इज्जत मिलती है। मैं अपने प्लेयर्स के लिए, अपने लड़कों के लिए बहुत लड़ा हूँ, बोर्ड से भी बहुत लड़ा हूँ, कोचेस से भी बहुत लड़ा हूँ, इसलिए वो लड़के मेरे लिए ग्राउंड के अंदर जान लगाते थे, एफर्ट करते थे वो लड़के मेरे लिए। तो जाहिर बात है उनको मैं साथ लेके भी चलता था, और जूनियर लड़कों से ख़ास तौर पर मैं मशवरा लेता था। मशवरा सिर्फ इसलिए लेता था ताकि वो कॉन्फिडेंट फील करें, अपने आप को टीम का इंपॉर्टेंट हिस्सा समझे कि कप्तान आ रहा है, हमसे भी बात कर रहा है, अच्छा बड़ी बात है, क्योंकि बाकियों को, सीनियर्स को तो मैं लेके चलता ही था। तो आप इज्जत करते हैं, और बाकी जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती थी किसी से, तो वो जाहिर बात है, अब हर एक का अपना अपना तरीका होता था। इज्जत देने से सवेरा इज्जत मिलती है आपको। बेशक बेशक, ये तो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है। बट अब जिस तरह हम लाहौर कलंदर्स की बात कर रहे हैं लाला, 3 मैचेस में शिकस्त। मुल्तान सुल्तान को देखें तो ठीक है, मुल्तान सुल्तान के पास एक सबसे बड़ा एज ये है कि वो मुल्तान में ही खेल रहे हैं अभी, जब वो अपने घर से बाहर निकलेंगे वो क्या परफॉर्मेंस देंगे वो। मगर लाहौर ने अपने घर में भी खेला, वहाँ पे भी मैच नहीं जीत सके, अवे मैच पे आए, अवे मैच भी नहीं जीत सके। खतरे की घंटी तो बजना शुरू हो जानी चाहिए। बजना क्या शुरू हो जाए, बज गई है सवेरा, खतरे की घंटी बज गई है उनकी। और अगर देखें, अब 2 साल से जीतते हुए आ रहे हैं, अगर वाकई इतने तगड़े हैं और चैंपियंस रह चुके हैं, तो चैंपियंस तो फिर कमबैक कर सकते हैं ना। ऑस्ट्रेलियंस की मिसाल हमारे साथ है ना, और किस तरीके से कमबैक वर्ल्ड कप में उन्होंने की है। तो जो चैंपियंस होते हैं वो कभी भी कमबैक कर सकते हैं। वो कमबैक करना कैसे है, किस वक्त पे करना है, ये टीम मैनेजमेंट और कप्तान और प्लेयर्स का, पूरी मैनेजमेंट का रोल है कि किस तरीके से अपनी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंसेस को दोबारा, क्या वो चीज़ें थी, क्या वो किया था उन्होंने जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस के अंदर कंसिस्टेंसी रही थी। असल जो चीज़ है, असल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ इस PSL के अंदर वो टीम जीतेगी जिसकी सबसे अच्छी फील्डिंग होगी। बिल्कुल। अच्छा, ये शायद ने बड़ी अच्छी बात की है कि चैंपियन लोग जो होते हैं ना, इंडिविजुअली भी और टीम भी, वो तभी उनका पता चलता है जब बुरा टाइम शुरू होता है। यहाँ पे शाहीन की कैप्टनसी को अगले 3 मैचों में हमें बड़ा गौर से देखना पड़ेगा। अगर हार जीत अलग कर दे, बॉडी लैंग्वेज से टीम को कैसे लेके चलता है, शाहीन के लिए ये बहुत टेस्टिंग टाइम है, क्योंकि कप्तान के इख्तियार में नहीं होता हार जीतना, मगर टीम को लेके चलना ये कप्तान के हाथ में होता है। इसकी मिसाल मैं रिजवान की भी दूंगा कि जब 4 मैच लगातार मुल्तान सुल्तान हार के जीत गया था फाइनल, वो इसकी वजह पता की थी, एवरी टाइम ही यूज्ड टू स्पीक इन द मीटिंग, ही ऑलवेज से दैट चैंपियन डू दिस, चैंपियन डज दिस, चैंपियन डू दिस, चैंपियन डज दिस। और ये लफ्ज़ बार बार कहने से ना, कई दफ़ा जो अंदर हमारे जैसे बैठे होते हैं ना, जो कमज़ोर होते हैं, वो कहते हैं कि यार कैसे जीत सकते हैं, 4 मैच तो हार गए हैं। मगर वो जो कप्तान का बिलीव होता है ना, वो फिर प्लेयरों के अंदर इंडल्ज होता है। आई थिंक शाहिद ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि अगर 2 साल जीते हैं और चैंपियन बन के दिखाए हैं, तो अब चैंपियन की तरह वापस आएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि वाकई ये चैंपियन लोग हैं। बिल्कुल, वाकई चैंपियन लोग। शाहिद भाई, कल इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। अभी मुशी भाई कह रहे थे कि इसका नंबर कोई एक सेट होना चाहिए ताकि वो जहनी तौर पर भी तैयार हो। इनको तो ये भी लगा शायद कल वो कुछ गुस्से में था कि विली को उससे ऊपर भेजा गया है। तो आप उनकी बैटिंग को कल किस तरह से देखते हैं? टॉप बॉलिंग के खिलाफ उन्होंने रन्स किए, और दूसरा उनका जो बैटिंग ऑर्डर है, कोई बैटिंग ऑर्डर, ऐसे प्लेयरों की बैटिंग ऑर्डर ये फ्लेक्सिबल है। ये टीम के अंदर जहां कप्तान और टीम को जरूरत है क्विक रन्स की, जाएं और अपने रन्स करके आएं। इससे पहले भी इन्होंने की है। एक्सक्यूजेस ना हो कि एवरेज 10 रन की होगी, 15 रन की, तब हमारी बैटिंग आती है। आप जिस तरह के प्लेयर हो, आपके लिए 12-13 रन का ओवर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ही वही है, आपकी पोजीशन ही वही है। तो इसमें एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए कि बैटिंग नंबर ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। ये T20 फॉर्मेट है, यहाँ टीम की और कप्तान की क्या रिक्वायरमेंट है आपसे, वो जाएं और अपना डिलीवर करके एक ही माइंडसेट के साथ खेलें आप। बिल्कुल जी, ब्रेक पर जाएंगे, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि इफ्तिखार ने अगर जो कल इनिंग खेली है 300 प्लस के स्ट्राइक रेट की, उसके हवाले से जरूर बात करेंगे। सो ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो मुशी भाई जो ऐड इन करना चाह रहे हैं उसको भी जल्दी से ऐड इन करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
जोर का जोड़ में आपको एक मतलब फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के हवाले से हो रही है, ड्रॉप कैचेस पर भी हो रही है। मुशीब भाई ने कोई 2-3 लाइनें मेरा ख्याल तैयार कर रखी हैं कि कैचेस विन मैचेस अगर हो रहे हैं, ये एक बड़ा मशहूर मुहावरा है और जब भी आप कोई अच्छा कैच पकड़ते हैं तो कॉमेंट्री में आपको ये सुनने को मिलता है कैचेस विन मैचेस। लेकिन मुशीब भाई यहाँ पर तो ड्रॉप ही हुए जा रहे हैं। क्या था? क्योंकि मुझे स्पार्क्स विद शाइन, ये भी नहीं आया था कोई 2-3 हफ्ते। शाइन विद स्पार्क्स, शाइन विद स्पार्क्स, देखा ना, भूल गया ना फिर। आप याद कराएं क्या था? ड्रॉप कैचेस विल लेट यू लूज द मैचेस। नहीं, ड्रॉप कैचेस यू लूज मैचेस। हाँ, ड्रॉप कैचेस यू लूज मैचेस। 2020 गो फॉर प्लेंटी। अब मैं जो पूछने जा रहा था ना, जब आप ब्रेक में जा रही थी, तो मैं पूछने जा रहा था, शाहिद माशाल्लाह से अभी कल स्टूडियो में थे हमारे साथ, तो हम तो मिस करते ही करते हैं, जब ना भी हों भी तो हम तो शाहिद को मिस करते ही करते हैं, उसकी कंपनी को मिस करते हैं कि माशाल्लाह ट्रैवलिंग करता है अपनी फाउंडेशन के लिए। तो मैं शाहिद से पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त के वेस्ट इंडीज़ के किसी आइलैंड में बैठे हुए, पीछे इतना खूबसूरत सीन है, छोटी छोटी खजूरें हैं, बड़ा एटमॉस्फेयर, घास बहुत साफ़ सुथरा है, हर चीज़ बड़ी साफ़ सुथरी लगती है, तो आप मुल्क में किस दुनिया के किस मुल्क में हैं आप इस वक्त? मुशी भाई, मैं अपने बेगम बच्चों के साथ हूँ, मैं अपने घर पे हूँ मुशी भाई। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप ना जवाब देते ना तो आप ये छोटी आई है अच्छी जगह। हाँ, सही नहीं, इससे ये छोटी आई है ना, छोटी आते ही हमें आप ना बोलते ना तो आप कहते मेरा जवाब ये है, तो हमने खुद ही अंदाजा लगाना था कि घर में ही अभी आप। यही सब कुछ है मुशी भाई, यही रंग है, यही जिंदगी के रंग है मुशी। सही बात है। अरवा कौन जीतेगा PSL? अरवा को आवाज ही नहीं जा रही है, मैंने तो कान में लगाया। अरवा भी मेरे साथ आई हुई है कि बाबा मैंने पढ़ लिया, अब हमारा क्या प्लान है? आइसक्रीम अभी खानी है कि शाम में खानी है? अरवा कब खानी है? अभी खानी है। अरवा शायद अरवा से कहो आप शाम को खाना, हमें अभी मंगवा दो यार। मुशी अंकल कह रहे हैं कि हमें आइसक्रीम अभी चाहिए। जब सन थोड़ा सा नीचे चला जाएगा फिर आप आइसक्रीम खाएंगे। और इनसे अरबा से पूछो कि मैं वो अंकल हूँ, देखते पहचानती है कि नहीं पहचानती, कि जिन्होंने ग्लासेस इसके पहन के इसके साथ कुछ ड्राइंग रूम में क्या किया था, बताएं जरा, पूछे इससे जे किसके ग्लासेस लगा के जब आप मुशी अंकल आए थे ना, मुशी अंकल आपको याद है ना, मुशी अंकल आए थे, छोटी सी हाइट थी उनकी, बड़ी सी दाढ़ी थी, याद है आपको? मैंने हुलिये शायद मैंने अंकल के बारे में बताया था, हुलिये के बारे में नहीं बताया। नहीं मुशी भाई, हमारे घर पहली दफा कोई इतनी बड़ी दाढ़ी वाला माशाल्लाह और छोटी हाइट वाला आया था ना, इसलिए उसको याद है। ओ आगे ना बता देना But I will always say, you know, I got to say that phrase, I have to say that phrase. All the small packages, all the great things come in small packages. मैं हाफिज की तरह कहना, all the great things come in small packages. बट यस, जहाँ हम ये बात कर रहे हैं, सारी डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ जब हम PSL की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह टीम्स इस वक्त खेल रही हैं, जिस तरह टीम्स इस वक्त लड़ रही हैं, मुशी भाई एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमें कंपेटिटिवनेस अब लग रहा है वार्म अप होना शुरू हो गई, कंपेटिटिव दिखना शुरू हो गए हैं। मैच, कल का भी मैच ऐसा था, अगर इफ्तिखार वो इनिंग ना खेलते तो वो बिल्कुल डाउन दी वायर जाता, जो एक ओवर पहले ख़त्म हो गया। आई थिंक आपने बिल्कुल, मेरे ख्याल थोड़ी देर पहले आपने खुद ही कहा था कि अब एक टीम का, दो टीमों का हर वक्त हारना मुनासिब नहीं है टूर्नामेंट के लिए। तो आई थिंक ये जो कराची जीता, ये बड़ा अच्छा साइन है PSL के टूर्नामेंट के लिए। और दूसरा जो इफ्तिखार कल खेला है, और जिस तरह थोड़ा सा जो क्रिकेट का थोड़ा मज़ा किरकिरा हो रहा है ना इसमें, इस लीग में अभी तक जो फील्ड एंड स्टैंडिंग था ना, वो 8 एडिशन में जो ऐसे आउटस्टैंडिंग कैच किए जाते थे, फील्डिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, तो इसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं, जो बाहर से आए हैं वो भी ड्रॉप कर रहे हैं। ये नहीं कि वो नहीं ड्रॉप कर रहे, वो भी मिस फील्डिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक इसमें कोई ना कोई चीज़ ज़रूर सारी मैनेजमेंट को बैठ के देखना पड़ेगा। मे बी द वेदर इज़ बिन चेंज,
कोई इन द एयर क्लाइमेट ऐसा होता है कि गेंद, आपको पता है ना न्यूटन का लॉ है, यू नो, लेट मी टेल यू द साइंस, यू नो, इफ यू, पता नहीं आप लोगों ने साइंस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, मैंने तो पढ़ी है। न्यूटन का लॉ है कि जो ग्रेविटी आपकी ज़मीन की होती है ना, जो ऊंची चीज़ फेंकी जाए वो नीचे बड़ी तेज़ी से आती है। कई दफ़ा हवा में इतनी नमी होती है कि वो चीज़ जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो तेज़ी से आ जाती है। तो आप अपनी अलाइनमेंट को ठीक नहीं कर सकते। उसकी बेस्ट एग्जांपल, कल रिजवान भी नीचे आके बिल्कुल दूर हो गया था उससे बहुत। इसका मतलब है कि वो मिस जो होती है ना, आपकी जो कनेक्शन हो रहा होता है इन दी एयर, जो बॉल जा रहा है उसके साथ कनेक्शन मिल नहीं रहा। मे भी बॉल तेजी से आ रहा है, लेट आ रहा है। सम टाइम इसकी सबसे बेहतरीन हाल पता क्या है, जिस तरह बॉल गीला होता है ड्यू फैक्टर में, तो हम कोचेज अपने बॉलर्स को नेट प्रैक्टिस में गीला बॉल करके प्रैक्टिस कराते हैं। तो आई थिंक सारे कोचेस को ये चाहिए, कंपल्सरी करें कि हाई कैचेस को ज़्यादा से ज़्यादा कराएं और बाउंड्री के कैचेस को कराएं, और ये इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड फील्डिंग का, जैसे शायद कहता है, 70% वो टीम जीतेगी जिसकी फील्डिंग अब अच्छी होगी। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो मैंने सब कुछ कवर कर दिया। तालियां। एक सवाल हम जो है यहाँ पे माइक आप अगर आप पिकअप कर लें, तो आप अगर सवाल एक पूछना चाहते हैं दोनों से, शायद भाई से भी, आपसे भी, कि हमारी जो टीम्स हैं, हम लोग जो बेसिक जैसे चीज़ है कि बॉलर के लिए कि लाइन लेंथ पे बॉलिंग करना और फील्डर के लिए नॉर्मल कैचेस पकड़ना, हमारी जो टीम है वो इन्हीं चीज़ों में ही हम लोग फंसे हुए हैं, इन्हीं चीज़ों को सही करने में लगे हुए हैं। बाकी जो टीम्स हैं वो परफेक्शन पे जाती हैं कि वो रिव्यू भी देख के लेती हैं कि अगर स्टंप पे नहीं लग रही है और एम्पायर्स ने आउट दे दिया है तो वो लेना है रिव्यू के नहीं लेना। हम लोग इन चीज़ों में परफेक्शन में कब हम आगे आएंगे, हम इन चीज़ों से कब निकलेंगे बेसिक से? शायद से पूछें। जी लाला। देखिए, वो मुशी भाई कहते हैं ना कि बुलंदी पे पहुंच तो जाते हो लेकिन वहाँ ठहरना होता है। तो इसलिए हमारी जो टीम है वो पहले नंबर पे पहुंच तो जाती है, एंड देन बहुत जल्दी नीचे आ जाती है। देखिए, आपको हर चीज़ के अंदर नंबर 1 के लिए वहाँ पे उस पोजीशन में रुकने के लिए आपकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग ये टॉप होनी चाहिए। ये नहीं कि एक सीरीज में टॉप हो गई फिर उसके बाद नीचे आ गए। इसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए, ऊपर रहने के लिए आपको परफेक्ट रहना पड़ेगा। सिर्फ एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, फिर अगर आपने ऊपर ही रहना तो फिर आपको उसको सारा साल आपकी ये सारी चीजें जो है ये परफेक्ट होनी चाहिए। तो आई मीन के गलतियां हैं, कंसिस्टेंसी इसी वजह से हमारे टीम के अंदर नहीं है कि कभी बैटिंग अच्छा ना कर रही हो, कभी बॉलिंग या कभी फील्डिंग के अंदर इतने लैप्स पड़ रहे हो। तो आई मीन कि ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपको हर चीज़ के अंदर हर दिन हर अच्छी परफॉर्मेंस को अकाउंट में डालें, और बुरी परफॉर्मेंस जितनी कम से कम हो उतना बेहतर है। हर दिन को नए दिन की तरह ज़िंदगी गुजारे, हर दिन को नए दिन की तरह नई परफॉर्मेंसेज आपको करनी पड़ेंगी। क्रिकेट ज़्यादा हो गई है तो मेंटेन करनी पड़ेंगी। फिटनेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट मैं मोहम्मद हफीज़ की स्टेटमेंट सुन रहा था, थोड़ा मेरे लिए हैरत थी कि लास्ट 6 महीने से फिटनेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर चीज़ के लिए। आपने हमजा की बातें भी सुनी कि फिटनेस उसने अपने आप को बेहतर किया तो रिजल्ट आता है। तो फिटनेस का लेवल हमें अप टू द मार्क रखना पड़ेगा। लाला, मैं इसी बात पे जो है वो आपकी तरफ इस बात पे आना चाह रही थी कि बिकॉज मोहम्मद हफीज़ ऑब्वियसली उनको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। आई बिलीव अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देते तो वो एक ही साथ ही वुड हैव स्पिल्ड द बीन्स, बट अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक दिन एक एक नई खबर देते हैं, एक नई बात बताते हैं, जो सारा अभी इस टूर पे हुआ। 6 महीने तक ये कह देना कि नहीं जी हमारी प्रायोरिटी फिटनेस नहीं है, जिस पे डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट, जिस पे कोच पाकिस्तान क्रिकेट, जिस पे कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट, ये सारे माने हुए हों। लाला, ये तो एक बहुत शॉकिंग सी बात है कि फिटनेस प्रायोरिटी नहीं है, तो एक स्पोर्टिंग टीम की क्या प्रायोरिटी है? सवेरा, अब देखें, पहले तो हमें ये तो चलो मोहम्मद हफीज़ ने बात की है, जो कि मैं बिल्कुल ठीक बात की है हफीज़ ने, लेकिन साथ में हमें मैनेजमेंट की बात भी सुननी चाहिए, या बाबर जो कप्तान था उसकी भी बात सुननी चाहिए कि किस वजह से उसने, क्या वजह क्या थी कि फिटनेस को साइड पे रख के और सिर्फ इन चीज़ों, क्या सीज़न लंबा हो गया था या फिटनेस टेस्ट का कुछ प्लान इस तरह कर रहे थे कि 2-3 सीरीज़ के बाद फिटनेस टेस्ट हो। इसलिए कि सवेरा कभी कभार प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि क्रिकेट भी खेल रहे हैं साथ में और फिटनेस को भी उसी तरीके से, क्योंकि आपको फिटनेस के लिए ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है, आपको जिम में जाना पड़ता है, आपको शटल्स मारने पड़ते हैं रोज, आपको अपनी फिटनेस के लिए स्टेमिना बिल्ड करना होता है, मसल बिल्ड करना होता है, तो वो भी, उसको भी टाइम चाहिए होता है ना। तो या तो आप तो आई मीन की बात करने का मतलब यह है कि मैनेजमेंट
की भी तरफ से भी बात आनी चाहिए कि किस वजह से 6 महीने से जो फिटनेस टेस्ट नहीं हो रहे थे, जो कि काफ़ी अरसे से चीज़ें चल रही थी, उसको क्यों दोबारा कंटिन्यू नहीं किया। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ की स्टोरीज सामने आनी चाहिए। आई है मैनेजमेंट की तरफ से, वैसे रिप्लाई आया है मैनेजमेंट की तरफ से। रेहान जो कि टीम के साथ होते थे, रेहानुल हक इस्लामाबाद के साथ भी हैं, उनका यही एग्जैक्टली कहना है जो लाला ने इस वक्त कहा है मुशी भाई, कि जाहिर सी बात है बहुत रेगुलर मैचेस हो रहे थे, लड़के बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहे थे, वर्ल्ड कप का वो था, उससे पहले एशिया कप का था, सो बीच में फिटनेस रिजीम के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। जो फिटनेस मैच प्रैक्टिस या नेट्स पे हो रही थी वो तो हो ही रही थी, मगर स्पेशली जिम जाके ख़ुद को फिट करना, उस रूटीन को फॉलो करना, वो नहीं हो पा रहा था। दैट वाज द रीज़न उन्होंने जो है इसलिए ये कहा कि अभी इस फिटनेस को ऐसे फोकस ना किया जाए। आई थिंक इट्स बैलेंस। आप 6 महीने से क्रिकेट खेल रहे हो, नहीं चाहिए फिटनेस, मैं एग्री करता हूँ, पर आपको पता है दुनिया की सारी टीमें ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आई हुई थी, सुबह 7:30 8 बजे हमने टेस्ट मैच के लिए निकलना होता था। दोनों टीमों ने 6 बजे नाश्ते से पहले पूरी टीम, मैगरा उनका फास्ट बॉल जो 20-20 ओवर करता था, आपकी पूरी उनकी टीम, मैथ्यू हेडन, सर आके नेम ऑल ऑफ देम, स्विमिंग पूल में जाते थे, अपनी लेंथें लगाते थे, वार्म अप करते थे, फिर हल्के वेट्स 10 मिनट की साइकिलिंग, 15 मिनट की साइकिलिंग करके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितनी मर्जी तगड़ी क्रिकेट खेल लो आप, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, आपके मसल तगड़े होते जा रहे हैं, आपको फटीक नहीं होती। आज विराट कोहली की स्टेटमेंट उठा के देख लो, वो मैच से पहले हर सुबह 10-15 मिनट साइकिलिंग करके हल्के वेट्स करके जाता है। वो तो 20 ओवर की स्प्रिंटें भी मार रहा होता है, रनिंग बिटवीन द विकेट भी कर रहा होता है। मसला सारा है कि कई दफ़ा हम उस टेस्ट को, जो फिटनेस टेस्ट को ना, उसको ये कह लेते हैं कि 2 किलोमीटर इतने मिनट में भागना है, इतना वेट उठाना है, ये करना, जो भी SOPs बनाए हैं, जो भी बेंच मार्क है, इस बेंच मार्क के अंदर अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा तो 10 मिनट तो मिल रहे हैं ना, 5 मिनट तो मिल रहे हैं ना। आपको ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ जिम में जाके थोड़े बहुत लाइट वेट्स कर लें, अपना साइकिलिंग कर लें, और सबसे बड़ी जो आज पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ये मेरा मानना, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, कि आपकी फील्डिंग सेशन लंबे होने चाहिए। जो फील्डिंग की फिटनेस है ना, वो जिम में से नहीं आ सकती। क्रिकेट की फिटनेस जो है वो क्रिकेट के नेट्स में ही आएगी, जिसको आज हम वर्कलोड कहने के मुताबिक हम लड़कों को इतना सॉफ्ट कर देते हैं, कई दफ़ा इतना डरा देते हैं कि इंजरी ना हो जाए, फलाना हो जाए, 2 ओवर करने नहीं देते। नेट में जोर नहीं लगाएंगे आप तो मैच में आपका जोर लग जाएगा। नेट में अगर मैं लंबे स्पेल नहीं करूंगा तो मैच में मुझसे 4 ओवर हो जाएंगे, हो ही नहीं सकते। आप, ये बैलेंस होता है, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कितनी देर किस बंदे को किस प्लान के मुताबिक चलाना है, ये प्लेयरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो मेडिकल पैनल है, कोचिंग स्टाफ है, उनकी भी हिस्सा है उनकी जॉब का, कि इस तरीके से बैलेंस बना के चलेंगे, एंड आई एम श्योर इस तरह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मुश्ताक भाई, ये जो आपने मेरा टाइम कम है, मुझे पता है सर, टाइम कम होगा आप लोगों के बाद। मैं मुशी भाई से कोई एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मुशी भाई जल्दी से बताएं प्लीज कि हर प्लेयर की फिटनेस टेस्ट जो है वो हर एक प्लेयर का एक जैसा होना चाहिए कि कीपर या बैट्समैन या फास्ट बॉलर के अलग अलग टेस्ट होने चाहिए, प्लीज जरा बताएं। मुझे ये सुनने में आया था, और मैंने आई एम श्योर, आई एम कंफर्म कि हाशिम आमला का और होता था, AB डिविलियर्स का और होता था। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। आपने जो कहा ना शॉर्ट, तो आई थिंक एवरी पर्सन हैज डिफरेंट रोल। ये हमें स्टबन नहीं होना चाहिए कि जी टीम बाउंडिंग के लिए कि शायद अफरीदी ने 5 किलोमीटर दौड़ा है, तो मेरा शायद, सॉरी मुझे याद आ गया, ससेक्स काउंटी में बेंच मार्क था 7, ब्लीप टेस्ट में 7 आपको करना पड़ता था, मैं 4 क्रॉस नहीं करता था, मुझे 4 नहीं होता था, मुझे वो निकाल नहीं थे, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते थे। उनको पता है कि ये बंदा 50 ओवर कर सकता है, 100 ओवर फील्डिंग कर सकता है, ये सबसे आगे होगा, तो वो मेरी फिटनेस के मुताबिक मुझे कहते थे आपने हर साल तीन वो जो स्टेजेस होती है ना उस पर क्रॉस करना है, इससे नीचे ना जाना। अब उनको, मुझे इतना कंफर्म था कि ये मैं कर लूंगा। मेरी प्रैक्टिस, जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि मैं फील्डिंग में पीछे नहीं हटता था किसी से, या मैं ओवर पूरे कर लेता था। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हर बंदे का डिफरेंट होना चाहिए। आई थिंक मॉडर्न क्रिकेट के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। बिल्कुल मुझे ये जो 2-2 ओवर्स की आपने बात करी, तो रुझान सा नज़र आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में निचली सतह पर भी। कोचेज़ भाई तुमने सिर्फ 2 ओवर्स करने हैं, 4 ओवर्स करने हैं, तो ये कैसे फिर कल्चर तब्दील होगा? भी जो कोच आएगा उसकी माइंडसेट होना, जो खेला होगा क्रिकेट खेला होगा, और वो भी मेडिकल, देखे ना साइंस कुछ कहती है, ठीक है, अलाइनमेंट का होना, वर्कलोड का मैनेज करना। या तो हम, पता है एंडी फ्लावर एक बहुत अच्छा काम किया करता था। एंडी फ्लावर कहता था जिमी एंडरसन, यू नॉट कमिंग फॉर ट्रेनिंग, यू नॉट कमिंग टू द ग्राउंड, यू आर जस्ट कंप्लीट रेस्ट करो। फिर आपको बुला के वो छोटी छोटी मोटे मोटे काम नहीं करवाने चाहिए।
जब आपने नेट प्रैक्टिस में आना ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ पता क्या होती है यंगस्टर्स के लिए, कि मेन बंदा आए और वो नेट में आके सिर्फ आके आराम से बॉल करके चले जाए, बैट्समैन आके थ्रो डाउन करके चले जाए। तो जो बड़े छोटे प्लेयर होते हैं ना, वो कहते हैं बड़ा प्लेयर बनने के लिए यही वर्क एथिक्स की जरूरत है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपके वर्क एथिक्स जिसके बंदे के नेट के तगड़े होंगे ना, आई एम कमिंग टू से दैट अगेन विद वेरी पैशनेट एंड विद पूरी हैवी आवाज के साथ कहूंगा, यू स्वेट मोर इन द नेट्स, यू विल स्वेट लेस इन द गेम। बिल्कुल जी, ये तो यही है कि आपने अगर अच्छा होमवर्क किया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका टेस्ट अच्छा ना हो। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है जोर का जोड़ का, और फिर 5 बजे आपसे मुलाकात होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे आपसे। सवेरा और हाफिज़ को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।